चाइनीज ऐप्स पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। ड्रैगन को झटका, 59 चीनी ऐप्स पर बैन। चीनी कंपनियों को भारी नुकसान। टिकटॉक से चीन को पिछले साल 720 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ऐप से चीन हो रहा था मालामाल। चीनी ऐप से भारतीयों के डेटा चोरी का खतरा। भारतीयों का डेटा चीनी सरकार के पास पहुंचने की आशंका। ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। दुनिया की स्पीड पर कोरोना का ब्रेक लगाने वाले चीन ने गलवान घाटी में फिर एक बार अपना असली चेहरा दिखाकर जग हंसाई कराई है। देश भर में चीन को लेकर गुस्सा है। चीन से निपटने के लिए देश की तैयारी स्वाभाविक रूप से सभी मोर्चों पर होनी चाहिए, जिनमें आर्थिक मोर्चा आज के दौर में सबसे अहम है। सरकार ने भारत में चीन के बेहद लोकप्रिय 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। चीन इन ऐप्स के जरिए अपनी जेब तो भर ही रहा था, सो तो है ही, डेटा सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं कहीं और बढ़ी हैं। इन ऐप्स के जरिए वो हमारे नागरिकों से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठी कर रहा था। ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले से चीन तिलमिलाया हुआ है और चीन के दूतावास ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। इधर चीन को लेकर देश भर में गहरा रहे रोष के बीच आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस पर हैरानी जताई कि पीएम ने अपने 20 मिनट के संबोधन में चीन का जिक्र भी नहीं किया। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और इन तमाम पहलुओं पर आज इन सवालों के जरिए चर्चा होगी कि क्या चाइनीज ऐप बैन करने से सुधरेगा चालबाज चीन। चीन के साथ हमारे उलझते संबंधों के बीच डेटा सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न है। और क्या इस कदम को चीन पर निर्भरता खत्म करने की शुरुआत मानी जानी चाहिए। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित गोयल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं प्राइम डिबेट में, गौरी शंकर गुप्ता साहब हैं, आप पूर्व राजदूत हैं, और श्वेतांक सोनी हैं हमारे साथ, एडवोकेट श्वेतांक सोनी, साइबर एक्सपर्ट भी हैं, आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित गोयल साहब, आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपने पढ़ा होगा, तो इधर उधर की बात न कर। राहुल गांधी जी का ट्वीट चलिए अपनी जगह पे है, लेकिन ये बात क्या आपको पूरी तरह से गलत लगती है कि आज देश प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन के बारे में भी कुछ ना कुछ सुनना चाह रहा था? अमित गोयल साहब। देखिए जेपी शर्मा साहब, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जब सुबह सोकर उठते हैं तो रात को पता नहीं उनके मन में क्या क्या विचार उमड़ते घुमड़ते हैं और वो कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। राहुल गांधी जी की पहले चर्चा अपन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी की भाषण पे भी चर्चा कर लेंगे, उन्होंने संबोधन था उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये जो चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, ये आज का विवाद तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अब तक 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दी है।
नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंदर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में आप एक एमओयू साइन करते हैं। उस एमओयू के अंदर आप आपसी सहयोग का वादा करते हैं, आपसी सहायता का वादा करते हैं। दो देशों के बीच एमओयू होता है, समझ में आता है, लेकिन दो पार्टियों के बीच में, और वो देश जिनके बीच में बहुत कोई मित्रतापूर्ण संबंध कभी नहीं रहे, उनकी दो बड़ी पार्टियां आपस में एमओयू करती हैं। वो भी देश की जानकारी में अब आया है, पहले कभी जानकारी में नहीं आया। चाइना से आप फंड लेते हैं, चाइना के एम्बेसी से आप फंड लेते हैं, चाइना के साथ आप समझौता करते हैं कि भाई जो अपनी LAC है उसके आसपास में, LOC के आसपास में हथियार नहीं रखेंगे सैनिक आपस के अंदर। फिर आप जब भारत और चाइना की सेना आमने सामने डोकलाम में होती है तो उस समय के ऊपर आप बिल्कुल रात के अंधेरे में गुपचुप चाइना के राजदूत से मिलते हैं, देश में किसी को उसकी जानकारी नहीं होती। ऐसे स्थिति में जब किसी देश के दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हों, उस ऐसे समय पर, जिस समय पर दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और देश का एक प्रमुख नेता दूसरे दुश्मन देश के, विरोधी देश के राजदूत के साथ में गुपचुप मीटिंग करे, उसे आप क्या कहेंगे? भारत की सरकार एक बिल लाती है जिससे अवैध रोहिंग्या मुसलमान हो, अवैध घुसपैठी हो और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए उस बिल का आप विरोध करते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी कहती हैं रोड पर उतर के विरोध कीजिए, देश को जलाने का काम करते हैं आप लोग। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आपको सबूत चाहिए, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है उसका भी आपको सबूत चाहिए। अभी जो वर्तमान में गलवान घाटी में हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 1 इंच भूमि को देश के वीर सैनिकों ने चाइना को लेने नहीं दिया है, हमारी 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है। आज से पहले जो गई है, हम तो, हमारे तो गृह मंत्री ने कहा है कि जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर चीन के बारे में भी बात करते हैं। हमारा इरादा तो वो है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसकी निष्ठा या जिसके नेता का चरित्र संदिग्ध है, आज की तारीख में निष्ठा और चरित्र दोनों संदिग्ध है। जिस तरह की उनकी बातें आती हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए किसी भी सूरत में आज की तारीख में राहुल गांधी इस भरोसे के लायक नहीं कि देश की अगर सर्वदलीय बैठक भी हो और सरकार अगर उनसे कोई शेयर कर दे तो चाइना तक नहीं पहुंचेगी। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जी क्या कहते हैं इस बात का कोई इशू नहीं है। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की, जिस तरह का माहौल भारत चाइना के मध्य है, ये आज बात नहीं, यही बात पूरी कर रहा हूं आपको। 2014 से पहले एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। 2014 से पहले के भारत में पोजीशन ये थी, जब यूपीए की सरकार थी तो देश का आदमी को लगता था कि पाकिस्तान से भी हम कैसे निपटेंगे, और आज जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है या चाइना के साथ हमारा विवाद हो रहा है तो देश के आम आदमी को भरोसा है मोदी जी हैं, चाइना को निपटा देंगे इस बार। हम अगर चाइना हमसे विवाद करेगा तो देश के जनता के अंदर ये आत्मविश्वास अगर किसी ने पैदा किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। 2012 में उस समय के सेना प्रमुख ने कहा था कि देश में गोलाबारी खत्म हो गया है, या जो है वो खराब है, देश की हवाई सुरक्षा बिल्कुल स्तरीय नहीं है। 2014 से पहले हिंदुस्तान इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि वो पाकिस्तान से भी निपट पाएगा या नहीं निपट पाएगा, तो ये गलत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ इतिहास गवाह है और हर भारतीय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। 2012 से इसलिए इसको छोड़िए, इतिहास गवाह है ना, इसलिए इसको छोड़िए उस गहराई में मत जाइए। अमित जी देखिए, स्थापित सत्य है कि हिंदुस्तान के आत्मविश्वास के सामने पाकिस्तान का आत्मविश्वास कहीं नहीं टिकता है, उस बारे में बात करना बेकार है। आप तो, मैंने जो सवाल किया था उसका अगर कोई जवाब है तो मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी के संबोधन में देश आज ये अपेक्षा कर रहा था कि वो चाइना के बारे में कुछ बोलेंगे? ये बात पूरी तरह से गलत है क्या? जाती थी सहायता मांगने के लिए, आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है देश के अंदर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, चलिए ठीक है, मूल विषय ये नहीं है, इस पर कभी बहस होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। ये बात बताइए, लेकिन ये बताइए आरसी चौधरी साहब प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है अमित गोयल साहब, अरे देहाती औरत में आता हूं आपके पास, वापस आता हूं इस बात पर। चौधरी साहब ये बताइए, जो अमित गोयल ने कहा, जो अमित गोयल कह रहे हैं और जो सवाल लगातार भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों में ये महत्वपूर्ण है। जो पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2008 में सीपीसी के और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, पार्टियों के स्तर पर समझौता हुआ। अब दक्षिण अफ्रीका की नेल्सन मंडेला की कांग्रेस पार्टी से अगर समझौता होता है तो समझ में आता है, गांधीवादी नेल्सन मंडेला की पार्टी और गांधीवादी कांग्रेस, हिंदुस्तान की गांधी की कांग्रेस, गांधी की शुरू की हुई कांग्रेस। लेकिन माओ के रक्त रंजित इतिहास की पृष्ठभूमि वाली सीपीसी के साथ कांग्रेस का एमओयू होना कैसे जस्टिफाई करेंगे? आरसी चौधरी साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। चौधरी जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है
तो मुझे ये बताइए, जो अमित गोयल सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, अब आ रही है CPC सर। के साथ जो समझौता हुआ 2008 में कांग्रेस का, क्या मैं आवाज कांग्रेस सुन का नहीं जो पा रहा था? समझौता अभी हुआ, आवाज नहीं आ रही थी, अभी आपकी वो आवाज आ रही दोनों है, बताएं। पार्टियां हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए। हमारी जो INC है वो गांधी, उसके जो शुरुआती आपके नेता हैं वो गांधी की कांग्रेस कही जाती है। उसका जो इतिहास है वो अहिंसा के आसपास आकर ठहरता है। और CPC का इतिहास है वो कहीं मेल नहीं खाता कांग्रेस की विचारधारा से। वहाँ खून खराबा, रक्तपात ही रहा है। इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर समझौता हुआ तो उस समझौते को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? RC चौधरी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जेपी शर्मा जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद बातें करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वयं का इतिहास याद होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद रक्त रंजित राजनीति के अंदर विश्वास रखती है और उसी प्रकार से CPC चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में भी उसके समझौते हैं। ये मैं जिक्र 2, 3, 5, 6 घटनाओं का करना चाहता हूं। जनवरी 30, 2007 को राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, CPC का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आता है और भाजपा के साथ में बात होती है और उसके बाद में दोनों का संयुक्त वक्तव्य आता है कि हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे और अब हमें इससे आगे बढ़ना है। उसके बाद में जनवरी 2009 पे CPC के नियंत्रण का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आता है, RSS और BJP के लोग आते हैं और अरुणाचल चाइना में जाके जब वो सरकार में नहीं होते उसके बावजूद वो अरुणाचल और तिब्बत जैसे मुद्दे उठाते हैं। जब वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी के बड़े मधुर संबंध है, वो दे देंगे कॉपी आपको। राजनीतिक पार्टी नहीं है, RSS कॉपी ले लो भैया, जाती है चाइना, अनर्गल बोलने से फायदा नहीं है। जाके तिब्बत और अरुणाचल जैसे संवेदनशील मुद्दों पे अरे RSS BJP की बात में करो, पहले राहुल गांधी जी पर जवाब दे दो। अध्यक्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाता है 5 दिवसीय यात्रा पे। अरे भैया, राहुल गांधी जी पर जवाब दो, आपके जवाब दो। और 13 सांसद और विधायक वहां के पार्टी स्कूल में जाते हैं और वहां की राजनीति को समझते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि यह आखिर रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको दुनिया में कोई भी वीजा नहीं दे रहा था। चाइना एकमात्र ऐसा देश था जहां पे मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 बार गए। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा मिलने का काम आपकी तो ये आपकी साजिश थी कि देश के आज देश वर्तमान प्रधानमंत्री को वीजा नहीं मिले। 100 दिनों बाद में याद कर रहा था। आपकी साजिश थी पूरे विश्व के अंदर। अमित गोयल जी आपका त्रितर श्रोता देख रहे हैं, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में जब कोई जवाब नहीं होता तब वो दूसरे वक्ता को बोलने नहीं देते और बीच में बोलती है। आपने खूब बोला, मैं चाहता हूं कि देश के सामने 100 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच की बात करते थे, लेकिन उनकी 56 इंच की जो जबान चलती है, एक शब्द वो चाइना के नाम लेने से डरते। ठीक है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है जो देश के 130 करोड़ लोगों की भावना के ऊपर चाइना का नाम है? लंबी चौड़ी बात की, लेकिन वो ये जवाब देने से अपने आप को उन्होंने बचा लिया है कि प्रधानमंत्री को के संबोधन में आज लोग चाइना का जिक्र सुनना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे। वैसे ही आपने 2008 के समझौते को भी बचा लिया बात से। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक सवाल और सुन लीजिए। RC चौधरी साहब, भाजपा वाले ये ऐतराज कर रहे हैं, भाजपा वाले ये तर्क दे रहे हैं। चौधरी साहब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है। चौधरी साहब अगर सुन पा रहे हैं तो हाँ बोलिए। हाँ, सुन रहा हूं मैं, हाँ सुन रहा हूं मैं। तो सुनिए, को भाजपा की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जब ट्रंप आए थे, जब कोरोना की हिंदुस्तान में शुरुआत नहीं हुई थी, जब ट्रंप आए थे तब आप विदेश नीति पर काम कर रहा था भारत, और आप ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। तब विदेश नीति पर भारत अगर काम कर रहा था तो आप कोरोना का सवाल उठा रहे थे। आज अगर प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर आगे क्या कुछ चलने वाला है, 22 तारीख को सोनिया गांधी ने ट्वीट करके मांग की थी कि जो गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है उस योजना को सितंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए था, उन्होंने नवंबर तक बढ़ाया और आज इसका ऐलान किया। तो आप उस वक्त जब आपकी कही हुई बात को पूरा किया जा रहा है तो आप चाइना की बात उठा रहे हैं। कल को चाइना की बात करेंगे, आप कुछ और कहेंगे, तो आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है। चौधरी साहब संक्षेप में टिप्पणी दीजिए, समय बहुत कम है। चौधरी जी नहीं सुन पाए। आऊँगा अमित गोयल, आपके पास आता हूँ वापस। गौरीशंकर गुप्ता साहब, आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि 2 तरह की थ्योरीज आ रही हैं। एक विचारधारा वो है जो ये कहती है
कि चीन ने जो कुछ अभी किया उसको लेकर पूरे देश में रोष है, आक्रोश है, और देश का मनोबल बढ़ाने के लिए और उस रोष को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री जी को या एक जिम्मेदार स्तर से चाइना के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए था। जैसे आज का संबोधन था उसमें भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहली बात यह है। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, उनमें एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है और उसमें ज़्यादा बोलने से हमेशा बचना चाहिए। ये दो तरह की विचारधाराएं, दो तरह के विचार हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से काम लिया जाना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर कम बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके जो एक्शंस हैं वही आपको करके ग्राउंड पे उसको दिखाना पड़ता है। जैसे आपने अभी एक्शन लिया कि साइबर सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और 59 जो चाइनीज एप्लीकेशन है उनको बंद किया गया है। ये सरकार का एक प्रोनाउंसमेंट ही है कि हम चाइना के साथ जो वो एक्शन ले रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं। और इसके अलावा हमारी चाइना के साथ राजनयिक स्तर पे और आर्म फोर्सेज के साथ भी बात चल रही है कि हमारी जो सीमा पे जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनको अंडर कंट्रोल लाया जाए। तो इसमें जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद अपना एक संदेश दें बार बार इस चीज के ऊपर। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विदेश मंत्रालय से संदेश आ रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री से संदेश आ रहा है और नीचे लेवल्स पे भी संदेश आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का संदेश तो बहुत गंभीर समस्या होने पर जरूरी होता है, इस समय जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। और जितना संवेदनशील तरीके से इन चीजों को निपटा जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। इनको ज्यादा उछाल के बात करने से फिर मीडिया के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन होता है और उससे और ज्यादा उलझन पैदा होती है। बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास वापस। जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। श्वेतांक सोनी हमारे साथ। श्वेतांक, आपकी साइबर को लेकर रिसर्च है। ये कहा जाता है बार बार कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आदमी की कोई निजता नहीं है, आदमी की कोई प्राइवेसी नहीं है। अब ये 59 जो ऐप्स बैन किए गए हैं उसको लेकर के दो मुनाफे बताए जा रहे हैं, दो फायदे बताए जा रहे हैं। पहली बात तो चीन की आर्थिक रूप से कमर टूटेगी, चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, डेंट पहुंचेगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर के हमारा गंभीर कंसर्न है, हमारा डेटा चीन चुरा रहा था। तो एक आम आदमी की भाषा में मुझे ये समझाइए, ये तो बात समझ में आती है कि कैसे कमर टूटेगी, आर्थिक नुकसान कैसे होगा, डेटा सिक्योरिटी क्या है, और ये अभी तक अगर डेटा हमारा चीन के पास पहुंच रहा था तो क्या खतरा नहीं था? आज अगर उससे हमारे संबंध खराब हो गए हैं तो अब खतरा पैदा हो गया है। तो तमाम दूसरे देश जहाँ के ऐप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ की तकनीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तो हमारी चीज़ें सार्वजनिक हो ही रही हैं, हमारी प्राइवेसी खत्म हो ही रही है। श्वेतांक सोनी। यस सर। हाँ सर, तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन था डेटा सिक्योरिटी के रिलेटेड कि डेटा सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे एक नॉर्मल कॉमन इंसान के लिए जो कि इंडिया के अंदर रह रहा है। तो सर इसका आंसर है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ही नहीं, एक बहुत हाई टॉप इन्फ्लुएंशियल इंसान से लेके इंडियन से लेके किसी भी कंट्री का जो एक सिटीज़न है उसके लिए डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक टाइम था बहुत सालों पहले जिसको कहते थे इंडस्ट्रियल एज, कि जिसके पास इंडस्ट्री है असली पैसा उसके पास है। लेकिन आज का टाइम ये है कि जिसके पास डेटा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो ही दुनिया पर राज कर रहा है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जैसे कि कुछ देश के राष्ट्रपति, अगर डेटा है आपके पास, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है किसी एक इंसान की, और अब आप सोचिए कि आपके पास एक इंसान की अगर इन्फॉर्मेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थाउजेंड्स मिलियंस से, तो आपके पास कितने लोगों का डेटा और कितना मैनिपुलेट कर सकते हो आप एक इंसान को कि उसकी सोच बदल सकते हो, उसको आप ये चीज़ें दिखा सकते हो बार बारी कि आपको किस चीज़ को पसंद करना है, आपको किस चीज़ को पसंद नहीं करना है। जब बाहर चाइना आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने विचार प्लांट कर सकते हो। श्वेतांक, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और समय चूंकि कम है। एग्जैक्टली मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो बाहर के ही कंपनियों के हैं,
बाहर की ही कंपनियों के हैं। हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले कहता है आपकी पिक्चर्स की एक्सेस चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस चाहिए, आपकी इसमें एक्सेस चाहिए, उसमें एक्सेस चाहिए। वो सारी एक्सेस जब तक आप नहीं दोगे, डिनाई करोगे, तो ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में आपकी जानकारियां तो बाहर जाती ही रहेंगी। इसको इस नज़रिए से जरा मुझे देखकर बताइए कि क्या हिंदुस्तान ये तमाम तकनीक अपने देश में ही पैदा करने की क्षमता रखता है तो कब तक कि बाहर हमारा डेटा नहीं जाए, हमारी जानकारी नहीं जाए? श्वेतांग सोनी। ये सर, ये जो क्षमता है ये इंडियंस ऑब्वियसली रखते हैं, क्योंकि आज आप देखें तो अमेरिका हो गया और बाकी कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंट्री के लोग हैं? वो इंडियंस हैं। तो हम एक बहुत ही इमर्जिंग आईटी सेक्टर हैं और जो हम आगे चल के बहुत बड़ा आईटी सेक्टर बन सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज़ हैं, काबिलियत है कि हम बहुत अच्छी ऐप्स, ये जो टिकटॉक है या कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र है, देयर आर ऑल थीव्स, ये सारे के सारे चोर हैं जिन्होंने हमारा डेटा चुराया है हमारी परमिशन के बिना। लेकिन श्वेतांग, जिसको लेकिन ब्रेन ड्रेन कहते हैं, आप एक लोग एथिकल चीज होती है कि आप अगर तो उससे किसी जूझ रहा है ना, हमारी परमिशन प्रतिभा हमारे लिए उस काम ऐप कर ही की। नहीं पा रही। हमारे दिमाग का इस्तेमाल तो विदेशों में हो रहा है। वो सर सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आज से 7 साल पहले जो सरकार थी, उन्होंने कभी इंडियंस के ऊपर, जो बहुत दिमाग वाले लोग थे जो इंडिया के लिए कुछ कर सकते थे, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। और अब के टाइम जो है, आज से आप फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप मुझे 2 मिनट अलाउ करें, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी और ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम था जब देश बदल रहा था, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन ये बात जब थी तब आपको उस डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले भी पेटीएम का नाम शायद नहीं पता होगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जस्ट नेक्स्ट डे पेटीएम ने ऐसा कुछ तहलका मचाया कि आज के टाइम पे आप पेटीएम गुप्ता साहब, गौरीशंकर गुप्ता साहब, जी सर, गौरीशंकर गुप्ता साहब, हमने एक कदम उठा तो लिया कि हम चाइनीज ऐप्स जो हैं उनको बैन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर चीन क्या ऐतराज जता सकता है, हमारे खिलाफ क्या तर्क दे सकता है, और उन तर्कों की वजह से हम पर क्या असर पड़ सकता है? गुप्ता साहब। नहीं, इसके ऊपर चीन कोई ऐतराज नहीं उठा सकता है, क्योंकि चीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऐप्स हैं वो उन्होंने अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं किए हुए हैं। उन्होंने जितने भी इंटरनेट के सिस्टम हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सबको डिस्कार्ड किया हुआ है। तो इसके ऊपर हमारी पूरी स्वतंत्रता है कि हम कौन सा ऐप अपने यहाँ लगाएं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये पूरे देश को तबाह कर सकता है। अगर आपके ऊपर अटैक किया जाए साइबर सिक्योरिटी से, तो आपके बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, एयरलाइंस को तबाह कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज से डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअल डेटा चोरी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और इनके लिए ये भी जरूरी करना चाहिए उनको कि जितने भी विदेशी कंपनियां यहाँ एप्लीकेशन में हैं, उनको ये अनिवार्य करे कि वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए अपना, और ये गारंटी दे कि उनके डेटा हमारे देश से बाहर नहीं जाएंगे। एक रेगुलेटर भी इसके लिए सरकार को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि इन कंपनियों का नियंत्रण हो सके। और कई कंपनियां तो कई तरह के अनरीजनेबल कंटेंट्स, अश्लील कंटेंट्स, क्रिमिनल कंटेंट्स भी डाल रही हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल रेगुलेटर के थ्रू होना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये बहुत आवश्यक हैं आज के युग में। साइबर सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बॉर्डर पे ग्राउंड सिक्योरिटी है, एक्चुअली उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आपके पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम्स को तितर बितर किया जा सकता है मिनट्स के अंदर, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसने किया, क्यों किया, आप उसको कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनकी सारी मिनिस्ट्रीज के सिस्टम जो हैं खंड-बंड हो चुके हैं। पहले और भी कई देशों में हो चुके हैं, हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय, यहाँ तक कि पीएमओ की वेबसाइट्स को भी अटैक किया जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और सरकार को इसको बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ आकर ये बात ज़्यादा मौजूद लगती है कि हमारे यहाँ से अगर पैसा बाहर जा रहा है तो शायद वो उतना चिंताजनक ना हो जितना चिंताजनक ये है कि हमारा दिमाग बाहर जा रहा है, हमारी प्रतिभा बाहर जा रही है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाहर जा रही है। इस तरफ ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
कोरोना सो जंग